जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हों। आप सभी लोग जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको बेस्ट फैकल्टी उपलब्ध कराई गई है। एक बार आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्लासेस को जब देखेंगे तो आप देख रहे होंगे तो आप जानेंगे कि बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं एक शब्द बोलता हूँ, बेस्ट कंटेंट, है ना। बेस्ट कंटेंट का एक शब्द मैं ज़रूर बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि बेस्ट कंटेंट होना ज़रूरी है। मटेरियल हमारे पास जो है वो बेस्ट होना ज़रूरी है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो कभी भी जो है क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बेसिकली देखिए, मैं सभी टीचर्स के बारे में कह रहा हूँ जिनकी भी क्लासेस में देखता हूँ। मैं खुद से क्लासेस को देखता हूँ सारे टीचर्स की, तो जितने भी टीचर्स की क्लासेस मैंने अभी तक देखी है सभी लोग बेस्ट कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं। इसलिए मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को जो है जॉइन करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी क्लासेस की पीडीएफ आपको चाहिए, कि ठीक है, क्लास की पीडीएफ, उसके लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं बार बार जोर देता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट देखता हूं, उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट हो सकता है। आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका हमारी टीम निभा सकती है। इसी के बेसिस पर मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे क्लासेस को देखिए, क्योंकि हमें जो है ना बेस्ट कंटेंट उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे किताबें, बहुत सारी यूट्यूब चैनल, बहुत सारी क्लासेस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। जब आप सर्च करेंगे फंडामेंटल राइट्स को लेकर, या मैथ में एवरेज चैप्टर को लेकर, या हिंदी में समाज को लेकर। लेकिन जब आप हमारे क्लासेस को देख रहे होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपको कम समय में बेस्ट कंटेंट, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से, वो बेस्ट कंटेंट आपको कराया जा रहा है। साथ ही साथ फ्री क्लासेस तो चल ही रही हैं, और हम डेली आपको बता दें, फ्राइडे से हमारे लाइव मॉक टेस्ट होना प्रारंभ हो जाती है। मॉक टेस्ट, ठीक है। जो मॉक टेस्ट हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट वाइज कराए जाते हैं, है ना। मैं पॉलिटी का आपको फ्राइडे को कराता हूँ। एवरी फ्राइडे आपको पॉलिटी का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस बार आने वाले शुक्रवार को आप सब सभी लोग जो हैं शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच ज़रूर उपलब्ध रहेंगे। मैं एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ, लास्ट क्लास के अंतर्गत भी मैंने आपसे निवेदन किया था। हम पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन कर रहे होंगे जो किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे या पूछे जाने की संभावना होगी। तो ज़रूर आप लाइव क्लास लेंगे, मुझे उम्मीद है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकारों का भाग 6 पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी छोटी होगी। आज हम क्या करेंगे कि मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है वो समाप्त कर रहे होंगे, और लास्ट क्लास में 6 से 8 क्वेश्चन जो है रिवीजन के लिए, जितना हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा है हम एक बार उसका रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है आज समाप्त हो जाएगा। क्लासेस को लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार के सवाल नहीं रह जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो भी क्वेश्चंस आपके बचेंगे मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ज़रूर करा दूंगा उन्हें। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 33 के बारे में। कल हमने चर्चा की थी आर्टिकल 32 को लेकर, और मैंने कहा था आर्टिकल 32 अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आर्टिकल 33, 34 और 35 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आर्टिकल 31 इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 32 इंपॉर्टेंट है, 31 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समाप्त किया गया। तो 32 आर्टिकल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 33 एक बार को नहीं भी याद होगा तो चल जाएगा। किससे रिलेटेड है जान लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 32 के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के या किसी भी नागरिक के, नागरिक शब्द यूज करना ज्यादा बेहतर होता है संविधान में, अगर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 32 के तहत और 226 के तहत क्या करेगा? हाई कोर्ट, है ना। ये दोनों क्या करेंगे? रिट जारी करेंगे भैया। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, लास्ट क्लास के अंतर्गत थी। लेकिन आर्टिकल 33 क्या कह रहा है समझिए। सशस्त्र बलों, कौमा लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों, कौमा पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद कानून बनाकर लगा सकती है। देखिए, अभी हम आर्टिकल 32 में कह रहे हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 32 के तहत रिट जारी करेगा। लेकिन अपवाद में अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, अपवाद आर्टिकल 33 जो है वो आर्टिकल 32 का अपवाद होगा। क्यों? सशस्त्र बल, CISF, BSF,
सीआरपीएफ, ठीक है, ये सारे सशस्त्र बल हैं हमारे, या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं, या पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हो गए, इन सभी के मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बना कर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। क्यों? क्योंकि ये सेवाओं से संबंधित हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आईबी में सम्मिलित है और उसे किसी अन्य देश में रहने के लिए भेजा जाता है, तो वो कहेगा नहीं, मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा मन होगा तो मैं कार्य करूंगा, नहीं मन होगा तो नहीं करूंगा, कोई जबरदस्ती मुझसे कार्य नहीं करा सकता। इस आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी है और पहले ही कहा गया कि संसद कानून बनाकर इनके अधिकारों पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तो आर्टिकल 32 का बस अपवाद है आर्टिकल 33, आपको याद रखना है। जितनी भी हमारी फौज है, पुलिस बल है, जितनी भी सरकारी सेवाओं करने वाले अधिकारी हैं, इनके मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बनाकर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल बस इतना सा है, आर्टिकल 33। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 34 के बारे में। तो आर्टिकल 32 और 33 पर हम जब चर्चा कर चुके हैं, तो 34 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों? किसी भी क्षेत्र में सेना विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्शल लॉ से संबंधित है आर्टिकल 34। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सेना का कानून। किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है तो वहां पर सरकार का कोई भी कानून कार्य नहीं करता, वहां केवल सेना द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो 33 हो या आर्टिकल 34 हो, ये अपवाद ही तो है। किसके अपवाद हैं भैया? आप कहेंगे आर्टिकल 32 के अपवाद हैं, क्योंकि 32 में कहा जा रहा है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, लेकिन यहाँ तो रिट जारी नहीं कर सकता। क्यों? मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा तो मौलिक अधिकार उल्लंघन हो, इस आधार पर रिट जारी नहीं होगी। क्यों? यहाँ आप देखिए, याद रखिए, अगर कहीं पर भी मार्शल लॉ लागू करना है, याद रखेंगे, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र, ये अशांत क्षेत्र है, नक्सली इलाका का क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र घोषित कर मार्शल लॉ लागू कर सकता है। मार्शल लॉ से ही रिलेटेड एक कानून होता है जिसे हम कहते हैं अपस्पा कानून, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम। कब आया था अपस्पा? तो याद रखेंगे 1958 में इसे लागू किया गया था। शुरुआत इसकी अपस्पा की कब हुई थी? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की शुरुआत 1958 में की गई अपस्पा में। हाल ही में आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अरुणाचल प्रदेश में इसमें वृद्धि की गई अपस्पा में, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया अपस्पा कानून। तो करंट अफेयर से भी आप रिलेट करके चलते रहेंगे। अपस्पा कानून किससे रिलेटेड है? मार्शल लॉ से रिलेटेड है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ नक्सली इलाके हैं, जहाँ अशांत क्षेत्र होता है, वहाँ क्या किया जाता है? मार्शल लॉ लागू किया जाता है या सेना विधि लागू की जाती है शांति स्थापित करने के लिए। याद रखेंगे, इस कानून का प्रयोग या ज़्यादातर जो है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में किया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में जो है लगातार हम देखते हैं अपस्पा कानून लगाया जाता है। क्यों? वहाँ नक्सली इलाका है, अशांत क्षेत्र है, इसलिए वहाँ क्या किया जाता है? अपस्पा कानून लगाया जाता है। याद रखिए, अगर अपस्पा कानून लगा है तो सेना को बिना कारण बताए गोली मारने तक का अधिकार होता है। ठीक है, गिरफ्तार करने का अधिकार, गोली मारने का अधिकार की स्वतंत्रता भी अपस्पा कानून के अंतर्गत जो हमारी आर्म्ड फोर्स होती हैं उन्हें प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 34 भी आर्टिकल 32 का जो है अपवाद है। मार्शल लॉ लागू करेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल, किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करके अपस्पा कानून लागू कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली अपस्पा कानून लगाया जाता है, आर्टिकल 34 का यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट का आर्टिकल है, तो लास्ट है आर्टिकल 35। यही हमारा क्या होगा? मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर था आर्टिकल 12 से 35 के बीच, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 33 और 34 के तहत मूल अधिकारों को कम करने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है, किसी राज्य विधानमंडल को इस बारे में कोई शक्ति प्रदान नहीं है। अब समझिए चीज को, आर्टिकल 35 क्या कह रहा है एक बार। देखिए, आर्टिकल 32 क्या कह रहा था,
तुम्हें फिर से आर्टिकल 32 में जाना होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा, है ना भैया। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। फिर आर्टिकल 33 में क्या कहा गया, और आर्टिकल 34 में, आर्टिकल 33 में कहा गया जितने भी अधिकारी होते हैं उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा सकता है। और आर्टिकल 34 में भी क्या कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ लागू करके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। इसका मतलब 33 और 34 32 के तो अपवाद हैं, लेकिन 33 और 34 के संबंध में जो कानून बनाया जाएगा उस कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, ना कि किसी राज्य विधानमंडल में यह शक्ति निहित है। यही आर्टिकल 35 कहता है कि अनुच्छेद 33 और 34 के तहत मूल अधिकारों को कम करने की शक्ति संसद में है, ना किसी राज्य विधानमंडल के अंतर्गत निहित है। इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 33 और 34 में जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, वो शक्ति संसद में है। संसद कानून बनाएगी कि मौलिक अधिकारों को कहां तक, किस हद तक जो है सीमित करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 35 33 और 34 के बारे में ही संबंधित है और कहता है कि जो 33 और 34 में मूल अधिकारों को कम किया जा रहा है उसकी शक्ति संसद में निहित होगी। यही हमारा क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर था आर्टिकल 12 से 35 की समाप्ति होती है। एक बार सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। मैं बता दूं, हम नेक्स्ट फ्राइडे को, देखिए इस बार फ्राइडे में हम क्या कर रहे हैं, हम सारे सवाल ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे होगा उसमें हम मौलिक अधिकारों के सवाल जरूर सम्मिलित करेंगे। इस बार मौलिक अधिकारों को सवाल जो है, 1-2 मौलिक अधिकारों के सवाल इस बार के शुक्रवार को भी सम्मिलित किए जाएंगे। तो शुक्रवार को शाम 7 बजे टेस्ट जरूर देंगे इस बार, और अगली बार जरूर देंगे, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स के सवाल नेक्स्ट जो आने वाला फ्राइडे होगा उसमें हम कर रहे होंगे। आज की क्लास में अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ ली हैं उसके बारे में रिवीजन करने के लिए कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके बीच में, जिनको हम करेंगे। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हम लगातार सुनते होंगे, लगातार चर्चा में रहती है सोशल मीडिया पर, जनहित याचिका, कि किसी के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है, उस संस्था के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जिसे हम शॉर्टकट में PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो PIL की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कब लागू की जाती है PIL, याद रखेंगे, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था PIL के माध्यम से अपील दायर कर सकती है। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने याचिका दायर नहीं की है, तो आपने तो नहीं की, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति, अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन PIL के माध्यम से रिट जारी कर सकता है। यही कहलाती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी ऐसा कार्य जो जनता के किससे संबंधित हो, जनता की वृद्धि से संबंधित हो, दैट मीन्स जनता के लिए भलाई से संबंधित हो, सोशल वैल्यू से संबंधित हो, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हो, किसी अच्छे कार्य के लिए किया जा रहा हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, PIL को दायर किया जा सकता है। याद रखेंगे, PIL का जन्म 1980 में हुआ था। कब PIL का जन्म हुआ है, याद रखेंगे, 1980 के अंतर्गत PIL का जन्म हुआ था, और इसके जन्मदाता न्यायाधीश PN भगवती हैं। PN भगवती जन्मदाता हैं, किसके, PIL के जन्मदाता हैं। जनहित याचिका से वास्तव में मूल अधिकार मजबूत होते हैं, याद रखेंगे। तो जनहित याचिका कब जाहिर की जाएगी, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, वह व्यक्ति स्वयं रिट जारी कर देगा तो फिर वो PIL नहीं होगी। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर रिट जारी करता है, या मान लीजिए कोई संस्था रिट जारी करती है, क्यों, क्योंकि उससे लोक वैल्यूज बढ़ सकती हैं, लोगों का कल्याण हो सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, जनहित, जनता के हित से संबंधित जो याचिका होगी वही जनहित याचिका होती है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट स्वयं क्या लेता है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर किसी ने रिट जारी नहीं किया तो स्वयं भी संस्तुति कर सकता है किसी भी लोक कल्याण से संबंधित कार्य के लिए। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। 1980 में PIL की शुरुआत होती है। अगर जन्मदाता आपसे पूछे जाएंगे PIL के, तो PN भगवती जो हैं वो जन्मदाता होंगे जनहित याचिका के। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित, जानते हैं। जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति खुद भी बहस कर सकता है
या एक वकील को नियुक्त कर सकता है। सामान्यतः किसी मामले में जनहित याचिका दाखिल करने से पहले एक वकील से सलाह ली जाती है। देखिए पहली बात क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति पीआईएल लागू कर रहा है तो वो स्वयं क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो वकील हो, वो स्वयं भी केस लड़ सकता है। अगर पीआईएल लागू किए, हो सकता है वो किसी वकील से केस को लड़वाए। लेकिन याद रखेंगे पीआईएल दाखिल करने से पहले एक वकील से सलाह ली जाती कि जो पीआईएल लागू की जा रही है, दायर की जा रही है जनहित याचिका, वो सही है, वास्तव में जनहित याचिका है या नहीं, इसके लिए एक वकील से सलाह ली जाती है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। सॉरी, नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो होता है वो जनहित याचिका पीआईएल को लागू कर सकता है या दायर कर सकता है। लागू तो सुप्रीम कोर्ट देखिएगा, दायर करेगा। केवल शर्त यह है कि निजी हित नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, सार्वजनिक हित होना चाहिए, जनता का हित होना चाहिए, जनता का हित होना चाहिए या सार्वजनिक हित होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक हित होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, पीआईएल को जो है लागू कर सकते हैं। तो याद रखेंगे सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं नोट्स में ही, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पीडीएफ से ही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि कोई मुद्दा अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो कई बार न्यायालय ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेता है। अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई मुद्दा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सोशल वेलफेयर से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, स्वतः संज्ञान ले लेगा। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है कि वो स्वयं उस मुद्दे को देखने लगता है कि भाई ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वतः संज्ञान के माध्यम से लेता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब न्यायालय स्वतः संज्ञान लेगा तो वो क्या करेगा, ऐसे मामले को देखने के लिए, संभालने के लिए एक वकील की नियुक्ति करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जनता के हित के लिए कोई भी याचिका दायर की जाएगी, जनहित याचिका कहलाएगी। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तब दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिकाओं को केवल उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। ये भी याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आप पीआईएल लगा सकते हैं, तो याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीआईएल को लागू नहीं किया जा सकता। केवल सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है वो पीआईएल लागू की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पीएन भगवती 1980 जनता केस से संबंधित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमारी जनहित याचिका है उससे संबंधित सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमने सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी आपके एग्जाम से रिलेटेड हमने कवर कर ली हैं। एक बार बेसिक सरसरा रिवीजन करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को आप जरूर करेंगे जब क्लास ले रहे होंगे, और एग्जाम मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, तो आंसर जरूर दीजिए अगर आप क्लास को लें। पहला सवाल आपके सामने है, लिखित निम्नलिखित में से किस को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को लागू करना है तो किसे शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत के सभी न्यायालय जो हैं उन्हें अधिकार शक्ति प्रदान की गई है, या संसद को शक्ति प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय डेट मीन्स एससी व हाई कोर्ट दोनों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि अगर मौलिक अधिकारों को लागू करना है तो वो लागू कर सकते हैं। आई होप इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग। तो हमने जब क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा है तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार होते हैं, पहला ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन दूसरा है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, प्रधानमंत्री चाहें तो निर्देश देकर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति चाहें तो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। और लास्ट ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।
सही आंसर बताना है कि कब मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। सभी लोगों को जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि कभी भी निलंबित नहीं होते, ये तो बात गलत है भैया, मौलिक अधिकार तो निलंबित होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या प्रधानमंत्री करता है तो आप कहेंगे नहीं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से तो निलंबित नहीं होते। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, नहीं भैया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति करता जरूर निलंबित है लेकिन इच्छा पर निर्भर नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपातकालीन जब स्थिति होगी, आपातकाल जब होता है, या तो आर्टिकल 352, 56 और 360 होगा, तभी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा। और यहाँ याद रखेंगे 20/21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 17, 19, 21, 25। बहुत सरल आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में, और आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत उल्लेखित है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 17, ऑप्शन बी है आर्टिकल 20, ऑप्शन सी है आर्टिकल 21 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 25। तो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो याद रखेंगे आर्टिकल 25 मैंने आपको बताया, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अगर बात की जाएगी तो आप क्या बता रहे होंगे कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, आर्टिकल 25। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21। ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित आर्टिकल 20 है, और अनटचेबिलिटी से संबंधित हमारे संविधान का आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से संबंधित है। डेट मीन्स आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? बालकों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल आपको बताना है। जब मैं आज की क्लास में नहीं, जब मैं लास्ट क्लासेस में आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 23 और 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 23 के अंतर्गत क्या कहा गया कि बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध होगा, मानव के दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध होगा, मतलब हम मानवों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। यही आपको बताना है कि बालकों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 24 बालकों के शोषण से संबंधित है। 14 वर्ष से कम बच्चों का अगर कहीं भी ऐसी जगह कार्य करते हैं जो जोखिम भरे स्थान है तो वहां पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 24 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, या प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है? यह आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आर्टिकल 21 में फिर से जीवन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी और आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आपको मिलेगी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने जो हमारा मौलिक अधिकारों का टॉपिक है उससे रिलेटेड इतने ही सवाल किए हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रेट पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप नई नोटिफिकेशन हमारी क्लास की चाहते हैं या लाइव मॉक टेस्ट कब कब हमारी क्लासेस में होते हैं तो हम क्लास के माध्यम से आपको बताते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ग्रेट पाठशाला जब टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर रहे होंगे तो वहाँ आपको ग्रेट पाठशाला मिलेगा, आप उससे ज्वाइन कीजिए। वहाँ क्लास की PDF इंपोर्टेंट्स कुछ नोट्स होते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ क्लास की जितनी भी जानकारियाँ होती हैं हम कहाँ देते हैं? टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ आज जाते जाते। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, फ्राइडे याद रखेंगे, एवरी फ्राइडे
एवरी फ्राइडे को पॉलिटी का लाइव टेस्ट होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पॉलिटी का लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं। टॉप टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं। तो आप जो हमारी पॉलिटी की लाइव टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट, आप उसको ज़रूर देखें। फ्राइडे को शाम को 7 से 9 बजे के बीच जब भी होगा हम आपको सूचित करेंगे। हो सकता है 7 से 8 के बीच में हो, 8 से 9 के बीच में हो, या 9 से 10 के बीच में। तो टाइमिंग हम आपको क्लियर करके क्लास में फ्राइडे से पहले बता दिया करेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कर रहे होंगे तो वहाँ नोटिफिकेशन मिलता ही मिलता है। तो आप हर फ्राइडे ज़रूर उपस्थित रहें शाम को, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें हमारे चैनल को। अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको सफल होंगे आप लोग, तभी आपके घर वालों को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा। आपकी सफलता ही जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, सतर्कता के साथ मेहनत करते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर सूचित कर सकते हैं। हमारी टीम प्रॉपर जो है कमेंट्स को देखती रहती है, और अगर कोई भी कमेंट महत्वपूर्ण होता है तो ज़रूर उसका रिप्लाई किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।